नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। थोड़ा याददाश्त पर जोर डालिए और सोचिए कि आखिरी बार ऐसा आपने कब देखा था जब तीन राज्यों की पुलिस आमने सामने हो। आखिरी बार आपने कब देखा था जब किसी आरोपी को गिरफ्तार करने आई पुलिस को बीच रास्ते में दूसरी पुलिस ने रोक दिया और तीसरी पुलिस ने पुलिस पर ही मुकदमा ठोक दिया। तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर वाली बात को दोहराएं तो पुलिस के आगे दो पुलिस, पुलिस के पीछे दो पुलिस, यही वाला हाल था। किसी फिल्म के डायरेक्टर के दिमाग में ऐसी कल्पना नहीं आई होगी जैसी आज दिल्ली, पंजाब और हरियाणा पुलिस के बीच स्थिति देखने को मिली। खाकी को आगे खड़ा कर राजनीतिक लड़ाई लड़ी गई। तेजिंदर पाल बग्गा हो या फिर जिग्नेश मेवाणी, दोनों केसेस में एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य जाकर गिरफ्तारी करती है। जहां राज्यों में समन्वय हुआ वहां गिरफ्तारी हो गई, जहां नहीं था वहां ड्रामा हुआ। राजनीतिक और पुलिसिया लड़ाई से इतर ये मसला संघीय लोकतंत्र में राज्यों की संवैधानिक मर्यादा का संकट भी है। कानून का इस्तेमाल अपने तरीके से ही हो सकता है, मगर क्या ये सब कुछ संघीय ढांचे की मर्यादा के अनुकूल है? बड़ी खबर में ये सारे सवाल टटोलेंगे, इनके जवाब तलाशेंगे। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ ये भी बताएंगे कि अदालत ने अंतर्राज्यीय गिरफ्तारियों पर क्या नियम बनाया कर रखे हुए हैं। मगर सबसे पहले दिन का वीडियो आप देख लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है उसे हमारे यहाँ पैसों का अंबार कहते हैं, लेकिन आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं? कटल तो नहीं कहते हैं। खैर, जो भी कहते हैं, लेकिन एक बात जो सच है वो ये है कि पैसा बोलता है। इस बार पैसा बोला है झारखंड की राजधानी रांची में। यहाँ वीडियो में दिखाई दे रहा है बिस्तर पर फैला नोटों का पहाड़। ये बरामद हुआ है आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के आवास से। शो लिखे जाने तक बरामद हुई रकम को मीडिया रिपोर्ट्स में 17 करोड़ रुपए बताया गया। आज सुबह ईडी ने अवैध खनन मामले में झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी और उनसे जुड़े करीबियों के 15 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। रांची के अलावा ईडी ने धनबाद, खूंटी, जयपुर, गुरुग्राम, कोलकाता और बिहार के मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी की है। ईडी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति के मामले व खनन लीज मामले समेत खूंटी में मनरेगा में 18 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी के मामले में छापेमारी की जा रही है। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों के तरफ। देश में कोरोना से हुई मौतों को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है और ये विवाद इतनी तेजी से बढ़ रहा है जितनी तेजी से शायद कोरोना केसेस भी नहीं बढ़ रहे हैं, कम से कम रिपोर्टेड नंबर की बात करें तो। इस विवाद के केंद्र में है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट, जिसे कल जारी किया गया था। ग्लोबल एक्सेस डेथ्स एसोसिएटेड विद कोविड-19 के टाइटल से पब्लिश हुई इस रिपोर्ट में WHO ने दुनिया भर में कोविड के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हुई मौतों का एक व्यापक खाका पेश किया है। अप्रत्यक्ष मौतों में ऐसे लोगों की संख्या शामिल है जिनकी मौत स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने की वजह से हुई, जब कोविड की वजह से। आसान भाषा में कहें तो ऐसे लोग जिन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला आदि। रिपोर्ट में जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक के डेटा का विश्लेषण किया गया है। इस टाइमलाइन में WHO ने दुनिया भर में लगभग 1.5 करोड़ मौतों का दावा किया है, जो कि रिपोर्ट हुई 54 लाख मौतों से लगभग 3 गुना अधिक है। WHO ने दुनिया को 6 रीजन्स अफ्रीका, अमेरिका, ईस्टर्न मेडिटेरियन, यूरोप, वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया में बांटा है। इन 6 रीजन्स में सबसे ज्यादा लगभग 60 लाख मौतें साउथ ईस्ट एशिया रीजन में हुई है, हमारे इलाके में। भारत इसी इलाके में आता है। भारत को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का कहना है कि भारत में 2020 और 2021 यानी बीते 2 सालों में 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई। वहीं अगर 2021 के अंत तक भारत में कोरोना से हुई आधिकारिक मौतों के आंकड़े की बात करें तो वो 4,81,000 के आसपास बैठता है। यानी WHO कोरोना से मौतों के जिस आंकड़े की बात कर रहा है वो आधिकारिक आंकड़े से लगभग 10 गुना ज्यादा है। WHO ने कोविड से साल 2020 में 8,30,000 और 2021 में 39 लाख से ज्यादा मौतों का दावा किया है। दावा है, ये प्रोजेक्शन है उनका, जबकि आधिकारिक आंकड़ा क्रमशः 1.5 लाख और 3,32,000 है। ध्यान देने वाली बात यह है कि WHO का ये डेटा तब आया है जब
कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने साल 2020 की सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट जारी की थी। इसमें 2020 में 81,11,000 मौतों की जानकारी दी गई थी। यह आंकड़ा 2019 की तुलना में 4,75,000 ज्यादा था। इसके बाद 2019 की तुलना में 2020 में 4,75,000 ज्यादा मौतें होने का कारण क्या था, इस बारे में सवाल उठे। कुछ लोगों का कहना था कि कोरोना की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। हालांकि सरकार का कहना है कि 2020 में कोरोना से 1,48,000 मौतें ही हुई। WHO की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह एक ट्वीट किया। क्या लिखा उसमें हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण 47 लाख भारतीयों की मौत हुई है, न कि 4,80,000 जैसा सरकार ने दावा किया था। विज्ञान झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलते हैं। उन परिवारों का सम्मान करें जिन्होंने अपनों को खोया है। 4 लाख रुपए का मुआवजा देकर उनका समर्थन करें। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कल देर शाम प्रेस रिलीज जारी कर WHO की रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। एक लंबा रिजॉइंडर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि WHO ने अपनी रिपोर्ट में जिस गणितीय मॉडल का इस्तेमाल किया उस पर भारत को आपत्ति थी, लेकिन भारत की आपत्तियों की चिंता किए बगैर WHO ने अतिरिक्त मृत्यु दर का अनुमान जारी कर ही दिया। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस से CRS रिपोर्ट 2020 अतिरिक्त मृत्यु दर पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए WHO को सौंपी गई थी, लेकिन बावजूद इसके WHO ने भारत के उपलब्ध आंकड़ों की अनदेखी की। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने WHO के डेटा को सिरे से नकारते हुए CRS डेटा को सही मानने की बात कही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम ये इन नंबर्स को नहीं मानते। हमारे यहाँ CRS डेटा के बेस के ऊपर जो सच्चाई सामने आएगी वो देश की सच्चाई है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट की बात यह है कि ये सब कुछ बताते हुए भी WHO को भारत के लिए इस तरह की रिपोर्ट जो हमें बैड लाइट में दिखाती है वो नहीं करना चाहिए। डॉक्टर पॉल के अलावा एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी WHO के डेटा पर सवाल उठाए हैं। उनकी बात भी सुनिए। हमारा एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है बर्थ्स और डेथ्स रजिस्ट्रेशन का, RGI का। वो कई डिकेड से चला आ रहा है और उसमें डेथ्स और बर्थ्स बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होती हैं। अगर हम वो डेटा भी देखें तो उससे इतनी ज़्यादा एक्सेसिव डेथ्स नहीं है। और जब हमारे पास एक रोबस्ट सिस्टम ये है तो WHO को इस डेटा की तरफ नज़र रख के इससे कैलकुलेट करना चाहिए था। डेटा पर लोग और विशेषज्ञ अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने तर्क पेश कर रहे हैं। WHO या भारत सरकार के दावे की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन एक बात सच है कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हम सब ने अपने आसपास या अपनों को अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करते देखा था। जिन लोगों ने मेडिकल सिस्टम से हार कर जान गंवाई थी, उनमें से कई लोगों को शमशान में अंतिम विदाई तक नसीब नहीं हुई थी। गंगा नदी में तैरती लाशें सब ने देखी थी और सिस्टम महज मूक दर्शक बना रहा था। अगली सुर्खी का संबंध है वाराणसी से, जहां पर एक गुट ने ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस नारेबाजी के विरोध में दूसरे गुट ने भी नारेबाजी कर दी। दोनों गुटों की नारेबाजी के पीछे का कारण है ज्ञानवापी मस्जिद में हुआ एक सर्वे। एक गुट सर्वे के विरोध में था तो दूसरा समर्थन में। दरअसल वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में आज सर्वे के लिए आदेश दिया था। इस सर्वे में अदालत ने उस क्षेत्र की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया था जिस जगह पर मां श्रृंगार गौरी की मूर्ति है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने मस्जिद परिसर के अंदर वीडियोग्राफी का विरोध किया था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात पहले ही कह दी थी। आज जुमे का दिन था और जुमे की नमाज के बाद वीडियोग्राफी होनी थी, लेकिन जैसे ही टीम मस्जिद के गेट पर पहुंची तो मौके पर मौजूद भीड़ ने नारेबाजी कर विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा और समय रहते हुए प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया। वीडियोग्राफी का तय समय आज दोपहर 3 बजे था, लेकिन हंगामे के कारण वीडियोग्राफी 1 घंटे की देरी यानी 4 बजे शुरू हो पाई। शो लिखे जाने तक वीडियोग्राफी जारी थी। दरअसल अगस्त 2021 में याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने वाराणसी की स्थानीय अदालत में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दूसरी मांगों को लेकर एक मुकदमा दर्ज कराया। मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने 8 अप्रैल को अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए कमीशन और वीडियोग्राफी की कार्रवाई करने की अनुमति दी थी। साथ ही अदालत ने 10 मई से पहले रिपोर्ट भी तलब की थी और सुनवाई की अगली तारीख 10 मई ही मुकर्रर की गई है। अगली सुर्खी है पश्चिम बंगाल से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे का आज दूसरा दिन था और तय कार्यक्रम के मुताबिक गृह मंत्री को कोलकाता में अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना था, लेकिन ऐन मौके पर अमित शाह ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और इसके पीछे की वजह बनी बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। आज सुबह कोलकाता में काशीपुर के चितपुर इलाके में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया का शव लटका हुआ मिला था।
घटना के बाद अमित शाह मृतक के परिजनों से मिलने उनके घर गए। मीडिया से बातचीत में गृह मंत्री ने इस मौत को राजनीतिक हत्या बताकर सीबीआई जांच की मांग की। सुनिए उनकी बात। भारतीय जनता पार्टी अर्जुन की हत्या की, चौरसिया की हत्या की घोर निंदा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। शाह के इस दौरे के बीच नागरिकता संशोधन कानून सीएए की बहस फिर से शुरू हो गई है। कल अमित शाह ने अपनी एक रैली में कोरोना के बाद सीएए लागू करने की बात कही थी, वो बात भी सुन लीजिए। तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। गृहमंत्री के इस बयान के बाद ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया था। सुनिए सीएम ने क्या कहा। They have not amended evening of sin. That is lapse. The bill is also lapse. Why they are not bringing this bill to this parliament? And why they are asking me? They should have asked their minister who are raising this care issue every day. It is their internal matter. They are imposing it to other political parties. ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर की शुरुआत आज एक किस्से से की जाएगी। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन कहते हैं कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां हमारे जैसी मनुष्य आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दीन से मात ही खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहा है कि छुरी पर पाए गए निशान मुजरिम की उंगलियों के नहीं है, पर माता दीन उसे सजा दिला ही देते हैं। माता दीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखकर कह दिया कि वहां जीवन नहीं। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूं, वहां मनुष्य जाति है। हरिशंकर परसाई का लिखा यह व्यंग्य है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। कुछ शुरुआती पंक्तियां हमने आपको बता दी, पूरी कहानी आप तफसील से पढ़िएगा। इंस्पेक्टर माता दीन का चांद पर जाना, चांद का कुछ ही दिन में बदला बदला सा ताना बाना, सब कुछ किस्से में दर्ज है। सारा तंज इसी बात पर था कि पुलिस किस तरह से अपने मुताबिक चीजें बनाती और बिगाड़ती है, किस तरह वो चीजें अपने अनुरूप ढाल लेती है और फिर स्वरूप को बदलने की कोशिश करती है। आज परसाई होते तो पुलिसिया व्यवस्था पर तंज करते तो यकीनन उनके राजनीतिक इस्तेमाल पर भी जरूर लिखते। घटनाएं ही कुछ ऐसी हैं। तारीख 6 मई 2022, जगह दिल्ली और वक्त सुबह के करीब 8:30 बजे। दावे के मुताबिक सिविल ड्रेस में पंजाब पुलिस के 2 जवान भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा के घर में दाखिल हुए। घर में तेजिंदर बग्गा और उनके पिता मौजूद थे। करीब 5 मिनट बाद पंजाब पुलिस के दर्जन भर से ज्यादा जवान अचानक घर पहुंच गए। पंजाब के मोहाली में दर्ज एक एफआईआर के मामले में बग्गा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद दावा किया गया कि आसपास भी किसी को भनक नहीं लगी और पंजाब पुलिस ने बीजेपी नेता को गाड़ी में बैठा लिया। बाद में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई जिसमें पंजाब पुलिस की गाड़ियां नजर आती हैं। मोहाली के रहने वाले सन्नी हलूवालिया ने बग्गा पर धार्मिक भावनाएं आहत करने, वैमनस्य को बढ़ावा देने, भड़काऊ और झूठे बयान देने के आरोप लगाए थे। पिछले महीने बग्गा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 505 और 506 में एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी पर यह कार्रवाई हुई। कश्मीर फाइल्स को लेकर बग्गा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी की थी। इसके बाद शुरू होता है सोशल मीडिया पर हंगामा। भाजपा की तरफ से कार्रवाई को असंवैधानिक बताया गया तो आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी सरकारों में हुई पिछली गिरफ्तारियों का रिकॉर्ड देने लगे। इस बीच तेजिंदर पाल बग्गा के पिता मीडिया के सामने आते हैं और आरोप लगाते हैं कि पंजाब पुलिस के जवानों ने उनसे मारपीट की। पहले उन्हें सुना जाए। सर, हम लोग सवेरे चाय पानी पी के आराम से बैठे थे, इतने में दरवाजा नॉक किया, देखा तो 2 पुलिस वाले जो आगे भी हमारे यहाँ आ चुके हैं, नोटिस करें, वो अंदर आए। मैंने उनको बिठाया, पानी दिया, चाय पूछी, वहाँ पे बैठ के बातचीत कर ही रहे थे। तेजिंदर पास बैठा है। इसके बाद 1 मिनट के बाद बाहर से दरवाजा खुला और 10-15 पुलिस वाले ये अंदर घुस गए। कहाँ के पुलिस वाले? पर सारे पंजाब पुलिस वाले थे। पंजाब, यहाँ दिल्ली पुलिस का कोई बंदा नहीं था, कुछ नहीं था उसमें। ये जबरदस्ती अंदर घुस गए। इन्होंने उसको खींच के घसीटना शुरू कर दिया। इसने कहा कि मेरे को सर पे कम से कम कपड़ा बांध लेने दो। उन्हें नहीं सी, वो उसको खींच के ले गए।
उसके बाद मैं कमरे में गया, अपना फोन उठाया, उसकी वीडियो लेने लगा है, तो मेरे को वीडियो नहीं लेने दी, मेरे को मुंह के ऊपर पंच किया और जबरदस्ती मेरे को कंधा पकड़ के बिठा दिया। उसके बाद उसने कुछ पंजाब पुलिस कर रही जी, पंजाब पुलिस ही थी वहाँ, दिल्ली पुलिस एक भी दिल्ली नहीं। पुलिस उसमें नहीं थी, दिल्ली पुलिस को तो खबर तक नहीं है ठीक जी। है। उसके बाद उन्होंने वो मेरा फोन लिया और उसके बाद एक एक करके उसको खींच कर बाहर ले गए। पीछे से शायद कोई पुलिस वाले ने कोई कपड़ा उठाया है सर के लिए, उसके लिए वो उसको दिया नहीं दिया मेरे को कोई जानकारी नहीं है। कितने बजे? ये लगभग 8:30 से 8:45 बजे की बात है। कुछ बताया उन्होंने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, इन बातचीत नहीं की, बस पकड़ा घसीटा और ले गया। बग्गा के पिता ने पहले आरोप लगाए, फिर दिल्ली पुलिस के दर पर पहुंच गए। जनकपुरी थाने में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे का अपहरण किया गया है, बेटे को राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया। सुबह के करीब 10:30 बजे तक पंजाब पुलिस का भी वर्जन आ जाता है। उनकी तरफ से बताया गया कि तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार किया गया है, कल उन्हें पंजाब पुलिस मोहाली कोर्ट में पेश कर देगी, मगर तब तक दिल्ली पुलिस हरकत में आ चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के जवानों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 365, 342, 392, 295/34 के तहत अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से संपर्क कर मदद भी मांग ली। बीजेपी नेता के अपहरण पर एफआईआर हरियाणा पुलिस के साथ शेयर की गई। मकसद था तेजिंदर बग्गा को अपने साथ ले जा रही पंजाब पुलिस को रोकना। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की टीम भी आनन फानन में हरियाणा रवाना हो गई। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के काफिले को कुरुक्षेत्र में रोक लिया। कुरुक्षेत्र पुलिस की क्राइम ब्रांच तेजिंदर बग्गा और पंजाब पुलिस को अपने साथ पीपली थाने ले गई। थाने में क्राइम ब्रांच ने पंजाब पुलिस से पूछताछ शुरू कर दी। मामला इसके बाद दिलचस्प हो गया था। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से पूछताछ कर रही थी। क्रिकेट मैच की तरह का रोमांच बनने लगा। तेजिंदर बग्गा को दिल्ली से मोहाली के रास्ते पर लेकर निकली पंजाब पुलिस की गाड़ी कुरुक्षेत्र में रुकी हुई थी। इस दौरान पंजाब पुलिस के कुछ जवानों को दिल्ली पुलिस ने भी रोक लिया। अब पंजाब पुलिस के आला अधिकारी भी हरकत में आए। पंजाब पुलिस के आला अफसर कुरुक्षेत्र की तरफ रवाना हुए। हरियाणा पुलिस के साथ गिरफ्तारी से जुड़ी डिटेल्स उन्होंने शेयर की। ठीक वही वक्त था जब पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला किया। करीब 3 घंटे 45 मिनट तक कुरुक्षेत्र में तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर महाभारत छिड़ी रही, यानी बग्गा मोहाली जाएंगे या फिर दिल्ली, यह तय होता रहा। शाम 4 बजे तस्वीर साफ हुई। हरियाणा पुलिस ने तेजिंदर बग्गा की कस्टडी आखिरकार दिल्ली पुलिस को सौंप दी और दिल्ली पुलिस ही उन्हें कुरुक्षेत्र से वापस दिल्ली में मजिस्ट्रेट के यहाँ पेशी होगी और फिर शायद घर छोड़ दिया जाएगा बग्गा को। इस पूरे घटनाक्रम में 3 राज्यों की पुलिस की नाक दांव पर लग गई, मगर खाकी से ज्यादा यहां खेल खादी का था। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया तो राजनीतिक बयानबाजी खूब हुई। पहले भाजपा के आरोप और फिर आम आदमी पार्टी के स्पष्टीकरण को सुन लिया जाए। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पंजाब पुलिस ने कोई जानकारी, कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं दी है और जिस तरह से बग्गा को गुंडागर्दी करते हुए पंजाब पुलिस के लोग आए और उनको गिरफ्तार किया, उनको किडनैप किया, उनके साथ, उनके पिताजी के साथ मारपीट की, उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और बग्गा को पगड़ी तक नहीं पहनने दी। ये शर्मनाक काम जो केजरीवाल के इशारे पर हो रहा है, इसके खिलाफ बग्गा जी के पिताजी ने पंजाब पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। हमारा संघर्ष केजरीवाल की तानाशाही गुंडागर्दी पर के खिलाफ सड़कों पर जारी रहेगा। जो कानून की प्रक्रिया है, उस कानून की प्रक्रिया के तहत तेजिंदर बग्गा जी को 5 बार समन भेजा गया कि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हों, लेकिन तेजिंदर बग्गा जी इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुए। क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुए, पंजाब पुलिस ने लीगल प्रोसेस फॉलो करते हुए तेजिंदर बग्गा जी के नाम पर एक अरेस्ट वारंट इशू किया और वो तेजिंदर बग्गा जी को अरेस्ट करने के लिए दिल्ली आए। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने अनैतिक कार्रवाई की, जबकि आपकी दलीलें हैं कि सब कुछ वैधानिक तरीके से ही हुआ। पंजाब पुलिस के जवान जनकपुर थाने में जानकारी देने गए थे तो उन्हें दिल्ली पुलिस ने बंधक बना लिया, ये आरोप है। राजनीतिक आक्षेप से इतर सवाल नियम और कानून का है कि आखिर ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है, 2 राज्यों की पुलिस कैसे काम करती है। सुनिए यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से। अगर जो अपराध लिखा हुआ है वो 7 साल से ज्यादा के सजा का है या 7 साल से कम का है, अगर 7 साल से ज्यादा का है तो आप गिरफ्तार कहीं भी कर सकते हैं,
और 7 साल से कम का है तो आरोपी को जमानत लेना और देना ये आपका कर्तव्य बन जाता है। तो पहला अंतर ये है कि 7 साल से ऊपर की सजा का अपराध है उसका है। अब आप कहते हैं कि आपको जाकर के गिरफ्तार करना, मतलब मेरठ में एक अपराध पंजीकृत हुआ, ये पंजाब का ही केस ले लें, पंजाब का ही केस अगर पंजीकृत हुआ है, 7 साल से ज्यादा का है, गिरफ्तारी दिल्ली से होनी है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके 2 नियम का जरा सावधानी से बरतें। नियम नंबर 1, कोशिश कीजिए कि जो संबंधित थाना जहां से आप गिरफ्तार कर रहे हैं उनको सूचना दे दें, लेकिन आप समझते हैं सूचना देने के समय में वो पलायित हो जाएगा। आप इस तथ्य को अपनी केस डायरी में अंकित करके जाके गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन प्रस्थान करने से पहले फिर संबंधित थाने को, अब कोई चूक नहीं है, अब आपको संबंधित थाने को आपको सूचित करना होगा, एक काम। दूसरी चीज, अगर संबंधित न्यायालय 80 किलोमीटर की परिधि के अंदर है तो आपको थाने ले जा सकते हैं, अन्यथा आपको संबंधित इस वर्तमान प्रकरण न्यायालय से ले जाके ट्रांजिट रिमांड भी लेना होगा, क्योंकि आपकी यात्रा बहुत लंबी है, 80 किलोमीटर से ज्यादा है, इसलिए आपको 2 काम करने होंगे। गिरफ्तार आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद संबंधित थाने, मान लीजिए थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट है तो पार्लियामेंट स्ट्रीट जाकर के आपको सूचना देने की, ये नहीं कि मोबाइल पे आपने SMS कर दिया ना, आपको उनको सूचना जाके देनी होगी। तो पहले करें, पहले नहीं कर पाए कि वो पलायित हो जाएगा, आपको जाके देना होगा। नंबर 2, अगर न्यायालय आपका 80 किलोमीटर से दूर है, जो कि है, तो संबंधित न्यायालय से जाके ट्रांजिट रिमांड कि हम इसको पार्लियामेंट स्ट्रीट क्षेत्र से हम अपने यहाँ ले जा रहे हैं, मान लीजिए अंबाला ले जा रहे हैं या हम फिल्लौर ले जा रहे हैं, कहीं ले जा रहे हैं, तो 2 प्रक्रिया आपको पूरी करनी चाहिए। 2 प्रक्रिया आपने पूरी नहीं की, इसलिए जो डिटेंशन है वो इलीगल डिटेंशन है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट है। सारी गरारी नियम को मानने या न मानने पर ही फंसी हुई है। हमें लगता है कि इस पर कानून और नियम को जरा और विस्तार से समझने की जरूरत है। अंतर्राज्यीय और जबरिया होने वाली गिरफ्तारियों पर जनवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए विस्तृत आदेश दिया था। पुलिस अधिकारियों की ओर से होने वाली अनियमितताओं के मद्देनजर जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने कहा, इस तरह की प्रथा स्पष्ट रूप से पुलिस नियमावली के विपरीत है और यदि इस तरह की कार्रवाई अनियंत्रित हो जाती है तो ये पुलिस बल द्वारा अराजकता को अनदेखा करने के जैसा होगा। कानून के शासन द्वारा शासित देश में ये अस्वीकार्य है। एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया था। रिटायर्ड जस्टिस SP गर्ग और रिटायर्ड IPS अधिकारी कमलजीत देओल की कमेटी बनाई थी। कमेटी ने कुछ दिशा निर्देश सुझाए थे जो CRPC की धारा 48, 77, 79 और 80 पर आधारित थे। उस पर अमल होता तो आज जो हुआ शायद उसकी नौबत न आती। क्या थे वो दिशा निर्देश, आइए एक एक करके जानें। पहला निर्देश, पुलिस अधिकारी को मामला सौंपे जाने के बाद जांच करने के लिए राज्य क्षेत्र से बाहर जाने के लिए लिखित में या फोन पर उच्च अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी। दूसरा बिंदु, ऐसे मामलों में जब पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने का फैसला करता है तो उसे तथ्यों को दर्ज करना होगा, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करना होगा। इस संतुष्टि का खुलासा भी करना होगा कि गिरफ्तारी जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक है। तीसरा बिंदु, पुलिस को CRPC की धारा 78 और 79 के तहत गिरफ्तारी, तलाशी वारंट की मांग करने के लिए क्षेत्राधिकार मैजिस्ट्रेट से संपर्क करना होगा, सिवाय ऐसे मामलों को छोड़कर जब आरोपी के भाग जाने या सबूत के गायब होने की संभावना लगे। चौथा बिंदु, राज्य से बाहर जाने से पहले पुलिस अधिकारी को अपने पुलिस स्टेशन की दैनिक डायरी में एक विस्तृत डिपार्चर एंट्री बनानी होगी। इस पे उनके साथ आने वाले पुलिस अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के ब्यौरे होने चाहिए, वाहन संख्या, आने का उद्देश्य, प्रस्थान का समय और तारीख, सब कुछ डिटेल में दर्ज करना अनिवार्य होगा। अगला बिंदु, यदि संभावित गिरफ्तारी महिला की होने वाली है तो एक महिला पुलिस अधिकारी को टीम का हिस्सा बनाया जाना पड़ेगा। अगला बिंदु, पुलिस अधिकारी अपने साथ पहचान पत्र अवश्य ले जाएंगे। टीम में सभी पुलिस अधिकारी वर्दी में होने चाहिए, वर्दी पर उनका नाम भी होना चाहिए। अगला बिंदु, दूसरे राज्य का दौरा करने से पहले पुलिस अधिकारी को उस स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में वो जांच या गिरफ्तारी करने जा रही है। उसे अपने साथ FIR और बाकी दस्तावेजों की प्रतियां राज्य की भाषा में ले जानी चाहिए। हिंदी चलती है तो हिंदी, इंग्लिश चलती है तो इंग्लिश, मराठी चलती है मराठी। अगला बिंदु, दूसरे राज्य में गिरफ्तारी वाले जगह पर पहुंचने के बाद सबसे पहले पुलिस विभाग जो बाहर से आए उसे संबंधित पुलिस थाने को से संपर्क करना होगा और सहायता मांगनी होगी। स्थानीय SHO सभी कानूनी सहायता देंगे, ऐसा भी लिखा हुआ है नियमों में।
ये काम फोन या मैसेज पर नहीं होगा, बल्कि इसके लिए सशरीर उस थाने में जाना होगा दूसरे राज्य की पुलिस को। अगला बिंदु, गिरफ्तार व्यक्ति को राज्य से बाहर ले जाने से पहले अपने वकील से परामर्श करने का अवसर मिलना चाहिए। अगला बिंदु, वापस लौटते समय पुलिस अधिकारी को स्थानीय पुलिस स्टेशन का दौरा करना चाहिए। राज्य से बाहर गिरफ्तार आरोपी को ले जाने से पहले उसके नाम और पते को रोज नामचे में दर्ज करना होगा। पीड़ित का भी नाम बताना होगा। 11वां बिंदु, वापस अपने राज्य के पुलिस थाने में पहुंचने पर पुलिस अधिकारी को डेली डायरी में उसके द्वारा की गई जांच, गिरफ्तार व्यक्ति और बरामद वस्तुओं को इंगित करना चाहिए। वो अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, संबंधित एसएचओ को भी तुरंत इसकी सूचना देवें। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप में ऐसी जांच की निगरानी करेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, गिरफ्तार आरोपी को नजदीकी मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश की जानी चाहिए। अन्यथा सीआरपीसी की धारा 56, 57 का उल्लंघन किए बिना क्षेत्राधिकार वाले मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों के भीतर पेश करना होगा। अब सवाल है दोनों पक्षों से, ध्यान से सुनिएगा, क्या पंजाब पुलिस ने इन सारे नियमों का पालन किया? क्या कोर्ट से पंजाब पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश की? क्या दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद की? अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से अपहरण के आरोप पर कार्रवाई हुई तो केवल अपहरण किए गए व्यक्ति को क्यों छुड़ाया गया? अपहरणकर्ता को क्यों नहीं पकड़ा गया? सवाल हरियाणा पुलिस से भी है। हरियाणा पुलिस ने यह कैसे तय किया कि दिल्ली पुलिस सच बोल रही है और पंजाब पुलिस झूठी है? सवाल कई हैं और शायद इन सवालों के जवाब पुलिस की खाकी के पास नहीं है। हाँ, नेताओं की खादी जवाब दे सकती है, मगर वो देगी नहीं। राजनीतिक द्वेष में ही कुमार विश्वास के खिलाफ मुकदमा हुआ। कांग्रेस नेता अलका लांबा के साथ भी ऐसा ही हुआ। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को भी असम से आकर पुलिस ने इसी तरह के राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर गिरफ्तार किया और कोर्ट में उसे लताड़ भी लगाई जाती है। यह आपने देखा। हो ना हो भविष्य में ये सारे प्रकरण भारतीय राजनीतिक लड़ाई में कार्यपालिका के दुरुपयोग के तौर पर याद किए जाएंगे। अब उम्मीद के तौर पर सबकी निगाहें पंजाब हाईकोर्ट की तरफ हैं। मामला वहां पहुंच चुका है। शनिवार को अगली सुनवाई होगी, शायद वहीं से कोई निर्णायक दिशा मिल जाए। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। आखिर में अब कू की राय। आज हमने कू पर पूछा था कि क्या सभी आईएएस अधिकारियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। हाँ में जवाब दिया है 98% लोगों ने, ना में जवाब दिया है 2% लोगों ने। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कीजिए। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ आप कू करके भी बता सकते हैं। हम उससे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। चलते चलते एक जरूरी सूचना आपको दे दें। आपकी पसंदीदा मैगजीन इंडिया टुडे हिंदी का नया अंक प्रकाशित हो चुका है। इस बार के अंक में विस्तार से समझाया गया है कि आखिर देश में बिजली संकट कैसे पैदा हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी और वो क्या नीतियां थी जो आपके घर की बिजली गायब कर गईं। अपनी प्रति जल्द जाकर खरीदिए। मैगजीन्स आप खरीदेंगे तभी मैगजीन्स छापी जाएंगी जिनमें बहुत विस्तृत रिपोर्ट्स छपा करती हैं। यह था आज का दी ललन टॉप शो। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि। बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।